कभी भी इस बाइक के साथ रैश ड्राइविंग ना करें, ख़ास तौर से भीड़ भाड़ वाले एरिया में। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप फ्लाईओवर को कवर करते हैं और फ्लाईओवर को जैसे ही चढ़ते हैं उस समय अगर आप किसी व्हीकल को ओवरटेक भी करते हैं तो आप अपनी बाइक की पूरी ताकत लगा सकते हैं, क्योंकि फ्लाईओवर एक ऐसी जगह है जहां आपको कोई क्रॉस करके नहीं निकलेगा। चढ़ते वक्त आप अपनी पूरी ताकत से बाइक को निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उतरते वक्त उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि सारा वेट अगले पहिए पे आ जाता है। पिछला पहिया यदि पंचर हो जाए तो आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, यदि अगला पंचर होगा तो आप लुढ़कते पुढ़कते गिरेंगे। और दूसरी बात कि फ्लाईओवर जब नीचे की साइड झुका होता है, ऐसी अवस्था में जो बाइक की जो साइंस है वो सारा वेट आपको आगे के पहिए की तरफ झुकाती है और लोड ज़्यादातर आगे आपके जो ये दो शॉकर्स हैं इन पे ज़्यादा पड़ता है। अक्सर देखा गया है बारिशों के दिनों में फ्लाईओवर के चढ़ने से पहले ही सड़कें ख़राब होती हैं और उतरने पर भी सड़कें ख़राब होती हैं, क्योंकि दोनों साइड पानी गिरता है। आप अवॉइड कर जाते हैं कि सड़क थोड़ी ख़राब थी, मैंने तो गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन उतरते वक्त स्पीड आपकी पूरी रहती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नीचे भी सड़क ख़राब होगी। तो कई बारी वहाँ पे दुर्घटना का शिकार हो सकता है आदमी, जहाँ पे रोड़े छोटे छोटे कंकड़ निकले हुए होते हैं, वहाँ पे टायर स्लिप हो जाता है और वो गड्ढों की वजह से, चूँकि वेट आगे की साइड को गिरा हुआ है, तो ये शॉकर्स भी ख़राब हो सकते हैं। ध्यान रहे उतरते वक्त अपने माइंड को अलर्ट रखना है। चढ़ते वक्त कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उतरते वक्त बहुत ध्यान रखना है आपको। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार यामाहा RX 100 की एवरेज स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। इस स्पीड में आपको एक अच्छी एवरेज भी मिल जाती है और आपकी ड्राइविंग भी सेफ़ रहती है, क्योंकि ज़्यादा हाई स्पीड जाने पर आपके ब्रेक शू इतनी जल्दी काम नहीं करते, इसके अंदर डिस्क ब्रेक नहीं होती और दूसरा आपकी जान जोखिम में होती है उस समय जब ये 90 से 95 की स्पीड पे चल रही होती है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप 90 भी चला सकते हैं, 95 भी चला सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि उस स्पीड को 10 मिनट से ज़्यादा ना चलाएं। कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड को दोबारा से 60 से 70 पे ले आएँ, जिससे कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाइक के ऊपर, आपको रिलैक्स भी रहेगा। और ज़्यादा लंबी अगर राइड है तो इस बीच में आप थोड़ा सा बाइक को रेस्ट भी दे सकते हैं और आप अपने आप को भी रेस्ट दे सकते हैं। यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा जो आपके जीवन के लिए ही है। कई अवस्थाओं में मैंने देखा है कि बहुत से लोग यामाहा RX 100 की हाई स्पीड को चलाने के लिए टॉप स्पीड पर लेके जाते हैं और इसकी टॉप स्पीड को परखते हैं कि कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकती है। आप अपनी बाइक की परफॉर्मेंस का टेस्ट हर जगह ले सकते हैं, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वो लाइफ में एक ही बार लें, बार बार नहीं, क्योंकि जब रेड जोन आ जाता है मीटर के अंदर तो कंपनी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं लेती इस बाइक की, क्योंकि मशीन इतनी हाई स्पीड पर चलने के बाद गर्म हो सकती है, उसको ज़्यादा देर नहीं झेल सकती और उसको अगर ज़रा भी कोई नुकसान मशीनरी को इंजन के अंदर से होता है तो आप जान सकते हैं कि इस हाई स्पीड से ड्राइवर का क्या हाल होगा। आप देख सकते हैं इसमें स्पीडोमीटर पे रेड जोन लगा हुआ है। आप 100 तक तो नॉर्मल चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई श्योरिटी नहीं है।
तो ध्यान रहे, ज़िंदगी में लाइफ एक ही बार मिलती है और उसके अंग भी एक ही बार मिलते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को बार बार ना दोहराएं। कभी भी ज़िंदगी में घिसे पिटे टायरों से गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि जिन दिनों बारिशें स्टार्ट होती हैं उन दिनों उन टायरों से ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। होता क्या है कि जब आप नॉर्मल गर्मी में, सर्दी में आप बाइक चढ़ाते हैं कहीं पर भी या चलाते हैं, तो रोड की ग्रिप उस घिसे हुए टायर को भी झेल लेती है। लेकिन यदि अगर बारिशों में ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली है कि आपका टर्निंग पे गिरना पक्का है। उसका कारण क्या है कि कई वाहनों के ऑयल लीक करते रहते हैं और वो बारिशों में दिखते ही नहीं हैं। हमेशा बारिश के अंदर टर्निंग पर बहुत ही स्लो करके गाड़ी को निकालें, और कई जगहों में तो पानी इतना चिकना होता है कि आपको वैसे ही गिर देगा। तो ये जो आप टायर का जो डिज़ाइन देख रहे हैं और पीछे वाला जो आपने डिज़ाइन देखा हुआ है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो आगे का है वो रास्ता काटता है, वो रास्ता बनाता है। चाहे आप इसको रेत में चला रहे हों, चाहे आप इसको पानी के सरफेस पे चला रहे हों जिसके नीचे सड़क हो, लेकिन चाहे 2 फुट ऊपर भले ही पानी क्यों ना हो, लेकिन अगर टायर में ये ग्रूव्स हैं तो आप अपनी बाइक को सीधे सीधे आराम से निकाल सकते हैं। यदि ये टायर घिस गए हैं तो आप इनके द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इनको सबसे पहली प्रायोरिटी में इसको चेंज करवा के रखें बरसात आने से पहले। इसके अलावा बारिशों में लोग कई बार बहुत गलती करते हैं। ड्राइविंग में आपको ये स्किल भी बता दूं कि मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है, एक कोई प्रॉपर चौराहा होगा, उस जगह पर जाके लोग अक्सर गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि भाई अगले ने ब्रेक लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि उसने स्पीड को मेंटेन नहीं किया था। आगे से वाहन आया, उसने ब्रेक ज़बरदस्ती लगाई, और ज़्यादातर क्या गलती करते हैं लोग, हड़बड़ाहट में दोनों ब्रेकें नहीं लगाते, पिछली ब्रेक यूज़ करते हैं। और कई लोग तो फैशन समझते हैं कि आगे की ब्रेक का शू घिसा हुआ तो चलने दो भाई, पीछे की तो चल रही है। तो ये जो अवस्था है ये पूरी बाइक का बैलेंस ख़राब कर देती है और परिणाम स्वरूप वो बाइक के सहित गिर जाते हैं और अच्छी चोट खाते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने ज़िंदगी में परखी हुई है। मैं आज तक कभी इस बाइक से बरसातों में नहीं गिरा। मैंने लोगों को गिरते हुए देखा है। मैंने रीज़न समझ लिए थे कि ये लोग गिर क्यों रहे हैं। लोगों की गलतियां खुद ही हैं कि लोग पीछे की ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, आगे की ब्रेक यूज़ ही नहीं कर रहे, और बारिशों में गाड़ी मेंटेन करके नहीं चल रहे। और दूसरा, स्पीड मेंटेन रखना बारिशों में तो वो तो बहुत ही ज़रूरी है। आपको 60 से ऊपर गाड़ी चलानी भी नहीं है, वो भी प्लेन सरफेस, जहाँ तक कि कोई गड्ढे नहीं है, अपना आराम से सही सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हैं। उससे ऊपर चलाना रिस्क है। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार एक आप अच्छे से अपने दिमाग में एक गांठ बांध लो कि कभी भी ज़िंदगी में डुप्लीकेट ट्यूब या लोकल ट्यूब या हाईवे पे जाते वक्त पंचर वालों से ट्यूब कभी ना खरीदना और ना ही उसको यूज़ करना। कभी भी कोई मेजर चीज़ जैसे टायर है, ट्यूब है, ये सब चीज़ें, इनका बिल लीजिए आप। बिल पर ही ओरिजिनलिटी की मोहर होती है और उस पर आप भरोसा करके चला सकते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट माल भी बहुत बिकता है
और ज़्यादातर आपको पता है हाईवे पे बहुत दिखता है ये, वहाँ पे आदमी मजबूरी में डलवाता है। यदि आप मजबूरी में डलवाएं, मजबूरी है तो क्या करें, गाड़ी पंचर हो गई, रात का समय था तो मजबूरी थी भाई, लेकिन उसको कुछ ही दिनों में चेंज करवा लें। आपको यहाँ मैं एग्जांपल बताता हूँ कि ऐसी ट्यूब बिल्कुल डिट्टो कंपनी की होंगी, वो बिल नहीं देगा और कहेगा ये कंपनी की ओरिजिनल है, आप लगवा लो, वो लगा देगा। पंचर कहेगा ये तो चलेगा ही नहीं पंचर, आपको ट्यूब चेंज करवानी पड़ेगी। और पंचर होने के बाद जब वो ट्यूब चेंज हो जाएगी आपकी, तो आपको लगेगा चलो मैं घर तो निकलूँ, ऑफिस तो निकलूँ, समय तो बचेगा मेरा। लेकिन होता क्या है, आदमी धीरे धीरे उसको बदलवाना भी भूल जाता है, या अगर हो सकता है वो सोच के बैठ गया हो कि मैंने तो ओरिजिनली लगाई थी, तो ज़रूरत ही क्या है उसको बदलवाने की। होता क्या है कि जब आप सर्दियों में चेंज कराते हैं तो हो सकता है कि वो 3-4 महीने झेल जाए और निकाल दें, और जैसे ही सर्दी के बाद गर्मियाँ बढ़ेंगी तो गर्मियों का एक टेम्परेचर होता है 45 डिग्री, 40 डिग्री प्लस, और कई जगहों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। और उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 सेंटीमीटर लंबा गड्ढा चाहिए। जिस दिन वो गड्ढा आपकी बाइक के फ्रंट पे आ गया, उस दिन वो ट्यूब सीधा पटाखा बोलेगी, और ये एक हादसे को जन्म दे सकती है, क्योंकि पीछे तो ट्रैफिक रनिंग पे आ रहा है और आगे आपकी बाइक जो है पंचर हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि भाई डुप्लीकेट लगाई थी, पता तो था ही नहीं कौन सी लगाई थी। तो हमेशा ट्यूब लेते समय उसका बिल लीजिए और ओरिजिनल ट्यूब को ही डलवाइए। और जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर ये जो नलकी होती है यहाँ जो लगी है, पंचर होने पर इसको खोल लीजिए, इसको अंदर कर लीजिए। आप इसको अंदर करेंगे तो क्या है कि आपकी जो ट्यूब होती है वो कटेगी नहीं, और ट्यूब कटने से वो लोग कहते हैं कि पूरी चला के आप जब जाएंगे तो पंचर के ही रहेगा, वो कहेगा ट्यूब ही चेंज कर दो। तो इसका ध्यान रखिए, कभी भी आपकी गाड़ी पंचर होती है तो आप इसको अंदर कर दीजिए, इसको बाहर मत निकालिए, पूरी तरह से अंदर करके फिर आप इसको स्टार्ट करके पंचर लगवाने जाइए। ये जो फैक्ट है मेरे साथ हो चुका था, इसीलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आप लोगों को ये बताया है, और इस तरह से आप भी समझ सकते हैं कि जो जो चीज़ें मैंने झेली हैं वो आप लोगों को ना झेलनी पड़े। इसके अलावा मैं आपको एक बात यहाँ पर और भी बता दूँ कि आप लोगों के रास्ते में कुछ ना कुछ रेलवे फाटक ज़रूर आते होंगे। अब रेलवे फाटक में दो तरह की बातें होती हैं। कुछ शहरों में तो आगे जा कर के सड़क फ्लाईओवर से क्रॉस कर जाती है, और कुछ शहरों में ऐसा भी होता है कि वो शॉर्टकट होता है, और लोग हमेशा शॉर्टकट ही मारते हैं। ज़्यादातर लोग शॉर्टकट मारते हैं कि भाई कौन जाएगा लंबे रास्ते से, ट्रेन का रास्ता क्रॉसिंग से निकल लेते हैं, हो सकता है इस वक्त फाटक खुला हो। और होता क्या है कि जब वो पहुंचते हैं तो फाटक होता है बंद। अब बंद होने के बाद आपको पता ही है लोग क्या करते हैं, गाड़ी को झुकाएंगे नीचे और बैरियर से भी नीचे और हो करके निकाल लेंगे अपने आप को बाइक के साथ। टू व्हीलर वाले जनरली वहाँ पे ऐसे ही करते हैं। और फाटक मैन जो होता है उसको 10 मिनट पहले ही बंद करना होता है। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है, कई बार राजधानी आ रही होती है, कई बार सुपर फास्ट आ रही होती है, तो वो तो स्पीड कम नहीं करेगी। अब ये भी मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस लिया जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि लोग यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मारते हैं, और उसकी
इसी अवस्था से वो खुद भी फंसते हैं। एक बार का इंसिडेंट ऐसा हुआ कि कई लोग गाड़ी नीचे से क्रॉस कर रहे थे और आने वाले सामने वाले ट्रैफिक पे जमावड़ा हो गया ट्रैफिक का, और वो निकलने की बजाय फंस गया ट्रैक के ऊपर ही। और ऐसी अवस्था में आपको पता है राइट और लेफ़्ट भी कितना ट्रैफिक निकलेगा, राइट और लेफ़्ट में कितना ट्रैफिक निकल जाएगा कि वो जो फंसा हुआ है वो बीच में भी फंसा हुआ है, कुछ उसके ऊपर ट्रैक में भी लोग फंसे हुए हैं। और वो ट्रेन का टाइम होता जा रहा था। तो ऐसी अवस्था में लोगों ने अपने आप को कैसे बचाया ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये भी एक ड्राइविंग का स्किल है। आप शॉर्टकट मारते हैं, लॉन्ग कट मारते हैं, याद रखिएगा जो लॉन्ग कट है वो फिर भी सेफ़ है, शॉर्टकट ज़िंदगी में हमेशा ख़तरनाक ही होते हैं। तो शॉर्टकट के लिए पेशेंस भी चाहिए, अपने रूल के हिसाब से फॉलो कीजिए। फाटक के अंदर उस समय ट्रेन को आना तो था, लेकिन किसी भी प्रकार से रेलवे मैन ने वो ट्रैफिक को संभाल लिया और ट्रेन निकल गई और कोई हादसा नहीं हुआ। और हादसे ऐसे ही होते हैं, जब आगे ट्रैफिक जाम हो जाए नीचे से निकलते जाओ और आगे से चलते जाओ। तो ट्रेन के लिए तो 10-15 गाड़ियाँ उड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो 2 मिनट में उड़ा के निकल जाएगी, लेकिन जान कहाँ पे जाएगी, वो तो बार बार नहीं आएगी। तो इसलिए ऐसे शॉर्टकट से बचें। यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास कोई नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो आपकी लोकल सड़क है, जो लोकल स्थानीय सड़क है, जो उसको जोड़ती है, बीच में क्रॉसिंग है मान लीजिए, अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पे दिन में कम रात में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अब तो महानगरों में काफ़ी फ्लाईओवर्स बना दिए गए, काफ़ी सेफ्टी कर दी गई, लेकिन पहले के टाइम में वो क्रॉसिंग होती थी। ज़्यादातर एक्सीडेंट वहाँ क्यों होते हैं, ये भी मैंने अपने लाइफ के अंदर, ड्राइविंग स्किल के अंदर देखा है कि लोग क्या गलतियाँ करते हैं। और ये सारी बातें ड्राइविंग के स्किल में ही आती है। आप ड्राइवर ही कैसे हैं जो आप मर रहे हैं, इसका मतलब आपको गाड़ी चलानी नहीं आती या आपको समझ में नहीं आती कि गाड़ी कैसे चलाएं। तो उस अवस्था में लोगों को मैंने देखा है कि रात के टाइम में भी नेशनल हाईवे बिना अलर्ट हुए बड़ी बोल्डली पार कर जाते हैं। उनकी अपनी रेड लाइट है, उसके बावजूद भी वो अपनी बाइक निकाल लेते हैं, टू व्हीलर निकाल लेते हैं। कुछ तो ज़्यादा ही एक्सपर्ट होते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं उनके स्पीड पे कि मेरे टू व्हीलर की स्पीड बहुत अच्छी है, मैं निकाल लूँगा उसके आने से पहले, ऐसे भी निकाल लेते हैं। लेकिन क्या ये ठीक है? किसी ना किसी दिन तो वो चपेटे में आ ही जाएगा। तो उसी अवस्था में लोग गिरे होते थे। अब मैं आपको यहाँ पे अपना एक एग्जाम्पल लेआउट के थ्रू समझाता हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा। आप समझिए इस चीज़ को। यहाँ मैं आपको एक लेआउट के द्वारा एक इंसिडेंट को बताना चाहता हूँ। ये लगभग 22-23 साल पुरानी बात है। इस चौराहे को पहले आप समझ लीजिए, ये एक सब लेन है, ये किसी कॉलोनी की तरफ जाते होंगे, और ये एक मेन रोड है। यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है और यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, और ये बीच में डिवाइडर है। उस रात को मैं यहाँ से इधर को जा रहा था और यहाँ पे एक बाइक वाला खड़ा था, और सामने से यहाँ पे कार वाला भी आ रहा था। मेरे यहाँ पे ग्रीन सिग्नल थे, इसके यहाँ भी सिग्नल ग्रीन थे, और मैं यहाँ से जब निकल रहा था तो ये मेरे आने से पहले ही निकल के जा चुका था। यानी कि ग्रीन सिग्नल इसका नहीं हुआ था तब भी ये क्रॉस कर गया था, और मैं इसको क्रॉस करके जैसे यहाँ पहुँचा तो इसका इस पॉइंट पे इस कार के द्वारा एक्सीडेंट हो गया।
जैसे ही इसने गाड़ी यहाँ से स्टार्ट की, इसने 3 गलतियाँ की। पहली तो सब लेन से मेन पे आने पर इसने रेड लाइट क्रॉस कर दी। इसने ये देखा कि इधर से तो ट्रैफिक आ ही नहीं रहा, तो दूसरी जगह से मैं वैसे ही निकल जाऊंगा। बिना यहाँ रोके और बिना यहाँ पे जांच किए ये सीधा ही राइट में मुड़ गया। और कार वाले ने भी क्या सोचा था मुझे नहीं पता कि रेड लाइट पर इसकी स्पीड ओवर है या इसने कितनी स्पीड रखी हुई थी, जो कि ये ब्रेक नहीं लगा सका और ये सीधा सीधा आ रहा था डिवाइडर के साथ। और जैसे ही इसने गाड़ी मोड़ी वो ब्रेक को कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा इसको ठोक के चला गया। इन द मेन टाइम यहाँ पे भीड़ लग गई, बाद में पुलिस आ गई, केस हैंड ओवर कर लिया और बात चली गई। लेकिन हम लोगों ने यहाँ से क्या सबक सीखा कि इस व्यक्ति ने 3 गलतियाँ की। पहली तो रेड लाइट क्रॉस करके ये यहाँ पे आया, इसने यहाँ देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है। दूसरी भी इसने सोच ली कि यहाँ भी कोई नहीं होगा। दूसरी इसने गलती क्या की, ये खुद तो यहाँ पे ठुका ही, साथ में इसके पीछे जो पिछला वाला था वो बेवजह ठुका, इसकी ड्राइविंग की वजह से। और तीसरी और बड़ी गलती इसने क्या की, ये अगर ये क्रॉस कर भी गया था तो इसने यहाँ पे रुक करके इस ट्रैफिक की भी टो लेनी थी, लेकिन इसने बिना लिए सीधा मुड़ गया राइट को। हेलमेट होने की वजह से भी थोड़ा बहुत अगर कम भी दिखता है, लेकिन इतना कम नहीं दिखता कि उसको पीछे आने वाली गाड़ी गलत जब खुद आया है ना दिखे। ये सीधा यहाँ से निकला और निकलते हुए सीधा ही मुड़ गया बिना देखे उसको। तो उसने, कार वाले ने, देखा जाए तो उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो ग्रीन सिग्नल में था, गलती तो इसी की थी। तो इस तरह की गलती कभी आप लोगों से ना हो ऐसे ट्रैफिक पे कि भाई ऐसे मुड़ गए बिना इसको देखे, ये आपसे ना हो। इसलिए मैंने लेआउट बनाया है और आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। शराब पीने के बाद गाड़ी कभी ना चलाएं। यदि आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई क्लाइंट शराब पी के गाड़ी चलाता है और आप उसके इतने क्लोज़ हैं कि आपको उसकी ड्राइविंग पर कॉन्फिडेंस है, तभी आपको मजबूरी में बैठना हो तो बैठिए, नहीं यदि आपको लगता है तो उसको ड्राइविंग करने से रोकें। और यदि वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसको पीछे बैठाकर भी गलती ना करें, यह आप दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसी अवस्था में अपनी गाड़ी ऐसे व्यक्ति को देने से भी बचें, क्योंकि वो आपकी गाड़ी के साथ साथ अपना भी चालान कटवाएगा। कभी भी ऐसी अवस्था में जब आपको लॉन्ग ड्राइव करनी हो, ड्रिंक ना ही करें तो अच्छा है। जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं दोनों में से कुछ भी नहीं करता, ना ड्रिंक ना स्मोकिंग। लेकिन मुझे ऐसे व्यक्तियों से भी अलर्ट रहना पड़ा है जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं। या मैं ये भी बता दूं कि मैं ये सलाह इसलिए दे रहा हूं कि लोग अपनी गलती से नहीं, दूसरे की गलती से भी मरते हैं। एक आदमी सीधा साधा चल रहा है और कोई शराबी उसको पीछे से आकर के टक्कर मार देता है, तो ऐसी अवस्था में सीधे आदमी की तो कोई गलती नहीं है। तो रात की ड्राइविंग करते वक्त आप लोग ये भी देखिए कि आपके आसपास चलने वाला वाहन कोई ड्रिंकर ना चला रहा हो। यहाँ पर एक ज़रूरी निर्देश जो मेरे साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी आपको देती रहती होगी कि बिना हेलमेट के कभी भी गाड़ी ना चलाएं। आखिर गवर्नमेंट हेलमेट के लिए ही क्यों कहती है, हाथ पैरों के लिए तो नहीं बोलती। क्योंकि
सबको पता है हाथ पैर टूट जाएंगे तो जुड़ भी जाएंगे, लेकिन अगर ब्रेन एक बार डैमेज हो गया तो वो सीधा कोमा में पहुंच जाता है। आपको यहाँ मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि मैं किसी क्लाइंट के यहाँ गया था और उसके बगल में कोई रोना धोना चल रहा था। तो मैंने जस्ट पूछा कि भाई यहाँ क्या हो गया है। तो उसने मेरे को बताया कि इसका जवान बेटा था, मोटरसाइकिल नई नई लेके दी थी और बिना हेलमेट के वो उसको चला रहा होगा। पता ही है यंग एज ऐसी होती है, नई गाड़ी मिली उसको उड़ाओ, और वो भी बिना हेलमेट के। और कई लोग तो हेलमेट एक फॉर्मेलिटी के लिए भी पहनते हैं, कोई स्टैंडर्ड का हेलमेट ही नहीं होता, चालान से बचने के लिए पहनते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब तक लाइफ साथ दे रही है, जिस दिन लाइफ ने धोखा दे दिया और गिरे और डिवाइडर सर पे लग गया, हो गया काम। तो वही उसके साथ हुआ होगा। उस समय तक वो लड़का ज़िंदा था, लेकिन 3 घंटे के अंदर ही वो कोमा में चला गया। कोमा में जाने के बाद 3-4 घंटे में उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे क्या सीखा, ड्राइविंग के स्किल क्या करेंगे जब तक आपकी सेफ्टी ना हो, आपके दिमाग में ही वो स्किल ना हो कि भाई ड्राइविंग के साथ ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और ये वो आपको व्यक्ति बता सकता है जो अपनी लाइफ में बहुत लंबा समय तय करके आया हो। इसी वजह से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ ताकि किसी के भी लाइफ में ये बातें दोहराई ना जाएं। किसी एक व्यक्ति ने बिना ठोकर खाए ये बातें समझ ली तो वो अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर रहा है। वो शेयर कर रहा है इन बातों को कि भाई ताकि कभी भी वो गलती करें तो उनके कानों में ये आवाज़ें जाएं, पहुँचे कि वो ये गलती ना करें। हो सकता है आप में से कईयों के फादर भी बहुत स्ट्रिक्ट हों, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हों, लेकिन कोई भी फादर जितना भी स्ट्रिक्ट हो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा कोई एक्सीडेंट का शिकार बने। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर सभी के होता है। इसी वजह से हर व्यक्ति, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बेटा सेफ गाड़ी चलाए, जोश में नहीं, होश में। तो कीप इट इन योर माइंड दीज गाइडलाइंस।